चिंतन चेतना के अंतर्गत कवि गोष्ठी का आयोजन ओके पेपर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट में किया गया। इस अवसर प्रसिद्ध कवि रवि यादव, हास्य कवि जयंतीलाल, आभा गोयनका, मोहिनी शर्मा, प्रेमनारायण अग्रवाल, गोपी बुबना ने अपनी रचना पढ़ी। मुख्य अतिथि दीप्ति चौधरी, ओके पेपर प्रोडक्ट के चेयरमैन प्रेम किशोर रूंटा थे। आयोजक ओके पेपर प्रोडक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल रूंटा एवं प्रवासी चेतना के संपादक नरेंद्र मौर्य उपस्थित रहे। गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कवियों ने अपनी रचना से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी का शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। जय हो। सारे जहां से अच्छा ये बैठ लीजिए, बैठ के बोलिए। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी। कवियों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। देश का स्वतंत्रता आंदोलन यदि मैं याद करूं तो उस टाइम देश के कोने कोने से एक एक कवि ने देश को बांधा, देश को स्वतंत्रता की क्षमता बताई और उसे प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। आज कवियों के बीच में मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो आपका जो अनुभव है उसका फायदा हमको दीजिए। एक सेशन अंकल आपका भी होगा। सवाल क्या है कि आप इतना काव्य को प्रेम ही है, वो बड़ी बात है। वही बोल रहे हैं ना वो कि आपके अनुभव गाथा तो हम लोग को सुननी चाहिए। हम तो खाली आपका आर्टिकल हमेशा पढ़ते ही प्रवासी चेतना, है ना। तो दे उनको दो शब्द बोलिए। लेकिन स्पीक सर वो बोले कुछ बोले आप बैठ के आप कुछ भारतीय संस्कृति पे बोले। हाँ, बैठ के भारतीय संस्कृति पे कुछ बोले आप। थोड़ा बोलिए। हाँ अच्छा, मे बी आफ्टर द इवेंट इन बिटवीन कर लेंगे। ओके। प्रेम ही है, चाहे संसार से करो चाहे परमात्मा से करो। धन्यभागी हैं हम सब, धन्यभागी हैं हम सब, क्योंकि हम सब के बीच एक नहीं दो दो प्रेम उपस्थित हैं। यहाँ प्रेम ही प्रेम है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कपिल रूंटा जी से कि वो कुछ अपने विचार रखें। थैंक यू एवरीवन फॉर मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग सब जन ने समय निकाला और यहाँ उपस्थित हुए हैं ये कवि गोष्ठ के लिए। मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंस लाइफ जर्नीज के सामने। सो आई एम हियर एज अ हम्बल पर्सन। आई वुड लाइक टू लिसन थ्रू द इवेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग फॉर द इवेंट। थैंक यू। कपिल जी बहुत ही सरल और सादगी और बहुत ही अच्छे लगे हैं, तो उनके लिए दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। सिंप्लिसिटी इज द एसेंस ऑफ हैप्पीनेस। सिंप्लिसिटी इज द एसेंस ऑफ हैप्पीनेस। देयर इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। बी सिंपल, लिव ब्यूटीफुल। आज हम यहाँ पे कवि गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। मैं जयंतीलाल जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो अपनी कविता से हम लोग का उत्साह बढ़ाएं और हमें हंसाएं भी। आप सब जनों को सुन के ऐसे लग रहा है कि इंडियन रूट्स लाइक इंडियन पीपल आर सो डीप इन देयर थॉट प्रोसेस। उनके सोचने की क्षमता, उनके वो सोच को अपने जीवन में
कन्वर्ट करने की क्षमता ही ऐसी चीज है जो इतने कंस्ट्रेंट्स में भी आदमी को आगे लेके जाती है। मैं एक कविता सुनता हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मैं परमिशन चाहता हूँ कि मैं अगर उसका एक स्टैंजा एक बार जोरदार तालियां बोले आप बोल रहे थे, मैं बोलता नहीं आ रहा। जब माहौल मिलता है तो सिखा देता है। सही बात है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ लोग छोड़ गए इस पर अपनी पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। There are 5 stanzas in this poem. I have just recited one of them. Thank you. आपका कवि सुना, आपका जो पोएट था वो मैंने सुना, तो एक कवि होने के नाते आज की जो यंग जनरेशन है उसको क्या कहना चाहेंगे? और एक कवि होता है जो कि समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है अपने कलम के थ्रू, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज चिंतन चेतना में नरेंद्र जी ने मुझे आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं उसकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। और ये एक ऐसी जो प्रवासी चेतना जो पत्रिका आ रही है वो वाकई में ही बहुमुखी एक पत्रिका में जिसको बोल सकती हूँ, क्योंकि उसमें हर तरह के बच्चों के लिए भी लेख होते हैं, तो फिल्म के ऊपर में भी थोड़ा टच होता है, और जो समाज में अभी चल रहा है और जो नए अच्छा लिख रहे हैं, जैसे कोई विषय को लेकर, जैसे अभी वुमेन्स डे पे गया तो नारी विषय पर, या फिर दिवाली होती है तो दिवाली के विषय पर उसके बारे में लेख और कविताएं होती हैं, तो बहुत अच्छी रोचक कविता है। और क्योंकि मैं महाराष्ट्र महिला काव्य मंच से जुड़ी हुई हूँ, जो कि एक बहुत ही प्रबुद्ध कवियत्रियों का मंच है, जिसमें आपको पता होगा कि अलका सिग्गितिया अग्रवाल और मंजू लोढ़ा जैसी प्रबुद्ध कवियत्री भी उसमें जुड़ी हुई हैं। और मैं काफ़ी समय से लिख रही हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कोई भी कविता लिखूं, उसमें कुछ न कुछ एक संदेश होना ही चाहिए, जो कि नई पीढ़ी को थोड़ा झंकृत करे, अपनी संस्कृति की तरफ में लेकर जाए। तो यही प्रयास लेकर मैं हमेशा जो भी मेरी कविताएं रहती हैं वो जो हैं वो मैं यही कोशिश करती हूँ कि शाश्वत सत्य क्या है, या फिर कोई भी रचना हो कि एक पहेली जैसे मैंने लिखी थी, या फिर हमें एक चिड़िया से भी क्या सीख मिल रही है, ऐसी मैं कविताएं लिखती हूँ जिसमें हमें कुछ न कुछ सीख मिले। और मैं हमेशा अपने मन में ही सोच के कोई भी विषय को लेकर मैं रचना करती हूँ वो हिसाब से। लेख से समाज में परिवर्तन आता है, तो आपके लेखक में समाज को बदलने के लिए किस तरीके की लेख होती है, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो लेख लिखते हैं या कविता लिखते हैं, या मेरा विषय विज्ञान है, विज्ञान में भी हम जो चाहते हैं लोगों को देना कि समाज के अंदर संदेश जाए कि किस तरह से राष्ट्र को, समाज को और कुछ अपने लोगों को प्रेरणा मिले, और आगे किस तरह से हम एक उन्नति के मार्ग पे, क्योंकि आज समय बदल रहा है बड़ी तेज़ी से, नई पीढ़ी और नए लोगों के साथ हम लोगों को संवाद करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं इस समाज में और वक्त के साथ, कि हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को लेखन के साथ साथ जो आज की सोच है उसके साथ चलने के लिए हमको अपने अपग्रेड की सीमा और तेज करें। यही मेरा संदेश रहता है लोगों को कि आप निरंतर ऑन टोज, ये ज़माना ऐसा है कि आपको ऑन टोज हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और सभी को
अब सभी को साथ लेकर के सभी के विचारों को सुनना, क्योंकि लिसनिंग पावर इज ए बिगेस्ट पावर। हम लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ एक कमी होती है कि हम बताना ज़्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। मेरा संदेश यही है कि सुनिए और कहिए, उनका मंथन कीजिए, अपने अंदर विवेचना पैदा कीजिए, जिससे कि लोगों को हमारे प्रति सम्मान हो। आज हम सम्मान खो रहे हैं इसीलिए कि हम अपने आप को निरंतर अपग्रेड नहीं कर पा रहे। तो मेरी सोच यही है कि सब अपग्रेड हों और बच्चों के साथ संवाद करने में हमको आसानी हो, समाज के साथ देश के निर्माण में हमारी भी भागीदारी हो, यही मेरी सोच है। धन्यवाद। अपने को प्रवासी चेतना ने चिंतन चेतना करके काव्य गोष्ठी के प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था और मेरा एक्सपीरियंस है महिला सशक्तिकरण पर कि मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हूँ। तो प्रयास है कि मेरा महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन अपने साथ जो भी हमारे पुरुष सदस्य हैं या जो भी मंच है वो खाली मंच पे महिलाओं का महिमा मंडन ना करे, उनको साथ लेके चले, उनको साथ आगे बढ़ाएं। ये मेरी सोच है कि खाली भाषणों तक ही उसकी गरिमा ना रहे, लेकिन उसको हमें साथ लेना है। अपने मुख्य धारा में महिलाएं जब आएगी तो देश अपने आप प्रगति करेगा। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ जी। महिलाएं से रिलेटेड ही पूछती हूँ। आप दुनिया देख रहे हो, युवा पीढ़ी देख रहे हो, महिलाओं को भी देख रहे हो, रंग ढंग, कपड़े पहनने के तरीके, सब कुछ देख रहे हो। तो इसके हिसाब से आप हमारे संस्कृति को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, शिक्षा है। शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी अभद्रपूर्ण पहने या कुछ भी करें। आप विचारों से आज़ाद रहें, संस्कारों से बंधे रहें। इसी के साथ मैं अपना ठीक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप काफी अनुभव है आपके पास। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मैंने आपको सुना था। तो पहले की जो लेख में और अब की लेख में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, लेख तो पहले भी अच्छे थे, आज के भी लेख अच्छे हैं, ये बात नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी जो है ना, उसके समझ में पहले वाले लेख जो हैं ऊपर ऊपर वो उतर जाते हैं, उनको उतना ध्यान से वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके हिसाब से आप लेख लिखेंगे तो उनकी समझ, क्योंकि यहाँ पर पहले के लोग जो है हिंदी जरा खींच थे पहले वाली। सर, कैमरे को हाँ सॉरी। तो या लेख में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने समझने का फेर बस जी, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपको मैंने सुना इतना अच्छा कविता की रचना आप कैसे कर लेते हैं? एक्चुअली क्या है, देखिए, माता सरस्वती कृपा, हम कुछ नहीं करते हैं। और ये जो है, ये समझिए कि हमारा खानदानी कीड़ा है। और मैं पहले से जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से मैं भाषण देना, ऐसे कविताएं पढ़ना, और हमारे पिताजी वो गीत वीत लिखते थे तो वो सब गाने बिने भोजपुरी में सुनाने का, तो तभी से मेरे दिल में ये सब आया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, माता सरस्वती कृपा होती गई, और मैं आजकल गीत गज़ल कविताएं जो भी चाहिए सब लिखता हूँ। मैंने ये फिल्म में भी, कई फिल्मों में भी लिखा हूँ, और भोजपुरी भी गाने लिखे हैं जी। तो ऐसे ही अपना चलते रहता है, क्योंकि माता सरस्वती कृपा से ये सब लिखते रहता हूँ जी। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में मुझे चिंतन के बारे में काफी कुछ सुनने मिला, और मैंने भी उसकी बात की। गीता में कहा गया है कि आप लोग साइलेंट गीता में कहा गया है कि तुम मेरा चिंतन करो, सतत चिंतन करो, आपके योग क्षेम का वहन मैं करूँगा। मतलब भक्त के योग क्षम का वहन भगवान करेंगे। और अगर चिंता करोगे तो मुझसे दूर होते जाओगे, और चिंता ही करते रह जाओगे, और उसी में मर जाओगे, उसी में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो चिंतन शब्द में केवल आ की मात्रा नहीं है और न जुड़ गया है। सतत आप चिंतन करते रहिए तो मोहिनी शर्मा जी की जैसे है कविता निकलेगी, रवि यादव जी के शब्दों में माँ का आशीर्वाद निकलेगा, और चिंतन हमें भगवान से जोड़ता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आज चिंतन प्रवासी नाम के इस प्रोग्राम में हमें शरीक होने का मौका मिला। थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए? यह कार्यक्रम हमारी पुरातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और परंपरा को जगाता है।
जो हमने बचपन से सीखा, बिना परंपरा और संस्कार और संस्कृति के जो नींव बच्चों में खड़ी होती है वो हिलती डुलती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अभी सब लोग समाज, परिवार और शासन को ही की ओर उंगली उठाते हैं कि उनके कारण अभी समाज ऐसा हो गया है, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लिखन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं अपने ऊपर उंगली उठाऊं, अपना विश्लेषण करूं कि हम बहुत सारे सिचुएशन में औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन माँ बाप आजकल इतने एम्बिशियस हैं, वो लोग चाहते हैं, वो लोग अपने बच्चे से चाहते हैं 100% लाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और उन पर जो है अपना सारा महत्वाकांक्षा और मनोकामना लाते हैं कि वो उन लोगों, उनकी जो मनोकामना बचपन से नहीं पूरी हुई है वो गाड़ी और बंगले दे। मेरे भी, मैं अपने जिंदगी का बता रही हूँ, मुझे बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे हस्बैंड सिनेमा में थे, वो चाहते थे कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन मैंने बच्चों को मैं नहीं गई, मैंने पैसे को छोड़ दिया और अपने बच्चे को समय दी और बच्चों में संस्कार डाला। हमारे पिताजी ने बचपन से गीता पढ़ाया, उसमें 2 चीज मैं याद रखी, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्। मैं मरने से भी नहीं डरी और अपना कर्म करती रही। तो आज मेरे 5 बच्चे हैं, 5 संस्कारी हैं। मैं फैशन डिजाइनर थी, बहुत सारे और ये यूनिसेफ में जॉब मिल रहा था, मैंने सारा त्याग दिया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैंने बच्चों को समय दिया। आज बुढ़ापा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे में इतना संस्कार है कि वो मुझे देखते हैं, मेरा भावनाओं को समझते हैं। 4 बेटी है और 1 बेटा है, भावनाओं को समझते हैं क्योंकि जो मेरे पिताजी ने बचपन में सबसे पहले वो गीता पढ़ाया हमको, जबकि कॉन्वेंट में पढ़ा सकते थे, रामायण पढ़ाया, वही संस्कार बच्चों को दिया। आज मैं सबसे खुश औरत हूँ। थैंक यू, ग्रेट।